2029 से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को कम से कम अब 2034 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि आज विपक्ष के विरोध के कारण महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। 131वां संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बिल के समर्थन में 298 और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। 1990 के बाद यह पहला मौका है जब कोई संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा हो। क्योंकि संविधान संशोधन बिल गिर गया, इसलिए इससे जुड़े 2 विधेयक अपने आप गिर गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने विरोधी दलों को समझाने की कोशिश की, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए, आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। विपक्ष ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। अमित शाह ने डिटेल में बताया कि इस वक्त संविधान संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए परिसीमन क्यों जरूरी है। अमित शाह ने बताया कि सरकार ने लोकसभा में 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला क्यों अपनाया, इससे दक्षिण के राज्यों की आशंकाएं कैसे दूर होंगी। पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाए बगैर अगर महिला आरक्षण लागू किया जाता तो क्या दिक्कत होती। अगर पार्लियामेंट की सीटों की संख्या बढ़ाए बगैर डिलिमिटेशन कराया गया तो दक्षिण के राज्यों को कितना नुकसान होगा। अमित शाह ने यहां तक कहा कि अगर विरोधी दल चाहते हैं कि विधेयक में यह लिखा जाए कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने बिल पास कराने में सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लिखकर भी दे तो भी सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। विरोधी दल एकजुट रहे, अड़े रहे और बिल गिर गया। अब इसका सियासी क्या मतलब होगा? क्या महिला आरक्षण फिर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? विरोधी दलों का क्या कहना है? बीजेपी की क्या रणनीति होगी? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट से। जैसे ही स्पीकर ने 54 वोटों से संविधान संशोधन बिल के गिरने का ऐलान किया, संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके तुरंत बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्षी दलों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी शर्म करो, बहनों के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी शर्म करो, बहनों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शर्म करो, शर्म करो, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। एनडीए की महिला सांसदों ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल महिलाओं के खिलाफ एकजुट हो गए। महिलाओं को उनका हक मिलने के रास्ते में रोड़ा बने, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश की महिलाओं का श्राप कांग्रेस को खत्म कर देगा। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। ये हमारी हार नहीं हुई, ये देश की आधी आबादी की हार है। और इन लोगों ने अपनी अहम की वजह से महिलाओं का साथ छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है। हमारी तरफ से बहुत कुछ इन्हें समझाया गया था, सारे तर्क वितर्क इनके साथ हमारे हुए, लेकिन ऐसी स्थिति में इन्होंने आधी आबादी को जो अधिकार देना था, उनका अधिकार है संसद में आना। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन आज विपक्ष पर केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ पड़ा है। देखिए, कल रात 2 बजे तक इस पर बहस हुई। रात को 2 बजे तक कल संसद चला। प्रधानमंत्री जी समझाए, गृह मंत्री जी समझाए, तभी भी इनकी समझ में नहीं आता। सीधे शब्द में बोले तो ये महिला विरोधी है कांग्रेस, और ये संसद से शुरू हुआ है, ये नीचे तक जाएगा। हर पंचायत में, हर गाँव में ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। हम आरक्षण लेके रहेंगे। महिलाओं का अपमान किया है और इसमें साथ नहीं दिया विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी
और बाकी जितना भी है विपक्ष साथ नहीं दिया। और आज महिला का अपमान हुआ है इस सदन में। जो माननीय मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाए थे नारी के सम्मान में, आज साथ नहीं दिया विपक्ष, जिस वजह से पास नहीं हो पाया। ये नारी का अपमान हुआ है और इसको जो है नारी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, पूरे देश में इसका जवाब देगी। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति महिलाओं के हक पर भारी पड़ी। ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स वुमेन। जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी, जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि बीजेपी की महिला सांसद विरोध करके या तो दिखावा कर रही हैं या फिर उन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि अगर सरकार वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो फिर 2023 के एक्ट को लागू कर दे। जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे महिला विरोधी, तो मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसकी के संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि संविधान संशोधन बिल सरकार की चालाकी की वजह से गिरा है। आज बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है और यह बीजेपी राज के अंत की शुरुआत है। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा। उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश की महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। महिला आरक्षण बिल पर सरकार की हार से सबसे ज्यादा खुश राहुल और प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गिरने के तुरंत बाद टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी को फोन करके विपक्ष की एकजुटता के लिए उन्हें थैंक यू कहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सारे विरोधी दलों को धन्यवाद दिया। इसके बाद राहुल गांधी संसद से बाहर आए, दावा किया कि सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। अगर सरकार 2023 के बिल के आधार पर प्रस्ताव लाती तो सारे विपक्षी दल उसे सपोर्ट करते। प्रियंका गांधी ने भी सरकार की हार को लोकतंत्र की जीत बताया। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अब देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? ये आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है।
तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। अखिलेश यादव ने संविधान संशोधन बिल गिरने पर संतोष जताया। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने डिलिमिटेशन को लेकर सरकार के इर्द गिर्द ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसको सरकार पार नहीं कर पाई। क्या बोलें इसके लिए, जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। विरोध तो महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ने पर था, क्योंकि डिलिमिटेशन एक अलग विषय है और इसलिए विपक्ष ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ। अमित शाह कह रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष के सामने है। देखिए, सारे जानते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है और हम हमारे भाषण में भी स्पष्ट दिखाया था। महिला आरक्षण के बिल में विपक्षी नेताओं की अपनी दलीलें हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए यह बिल लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह महिलाओं को धोखा दिया उसका नतीजा उसे चुनाव में जरूर मिलेगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब। संविधान संशोधन बिल तो गिर गया, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने नंबर्स मैनेज करने की पूरी कोशिश की। दिन में कई बार विरोधी दलों से बात भी की, उनकी जायज मांगों को मानने का भरोसा भी दिया। इसके बाद भी बात क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, यह पता चल रहा है कि सरकार ने ऑपोजिशन से आज 3 राउंड की बात की और कुछ हद तक शायद कभी सहमति थी भी, लेकिन अंत में बातचीत क्यों टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, कोई सहमति नहीं थी। और आप देखें तो जब ये सत्र बुलाया, एक्सटेंड किया जा रहा था और उसी समय सरकार के फ्लोर मैनेजर्स ने जब अपोजिशन के साथ बातचीत शुरू की थी, तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश ये थी
कि विपक्ष के जो भी कंसर्न अगर कोई हो सकते हैं तो उन कंसर्न को निराकरण उसी समय कर दिया जाए, ताकि 2023 में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ था उसी तरीके से इस बार भी हो जाए। उस समय सर्वसम्मति से हुआ था, इस बार भी हो जाए। और सरकार विपक्ष की तरफ से एक चिंता जताई गई साउदर्न स्टेट्स का मामला कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन घटेगा, सरकार की तरफ से बार बार इस बात को बताया गया। और आज भी आपने देखा कि वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अगर 1 घंटे का ब्रेक अभी कर दिया जाए तो अभी वो लेकर आ सकते हैं इस तरह की गारंटी और इस तरह की व्यवस्था, जिससे ये दिखे कि हाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं घटेगा। असल बात ये थी सौरभ कि अपोजिशन ने यह तय कर लिया था कि सरकार को इस काम को नहीं करने दिया जाएगा। 2023 में इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव था, इमीडिएट लोकसभा चुनाव था, और वहां अपोजिशन कांग्रेस के नेतृत्व में ये खतरा नहीं उठा सकती थी कि वो ये मैसेज दे दे कि महिला हक के वो विरोध में है। और इस बार वो इस काम को इस लिहाज से कर पाई है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी लंबा समय है। दूसरा, अलग अलग तर्क गढ़ लिए गए, जैसे साउदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करने या डीलिमिटेशन की बात करने। ये तो हकीकत है ना कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना है, तो उस बात को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों, इतना ऐतराज क्यों? जाहिर तौर पे वो एक पॉलिटिकल स्टैंड था अपोजिशन का, और उसमें कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें और समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये इन 4 प्रमुख दलों ने बहुत एग्रेसिवली ये तय कर रखा था कि सरकार जो कुछ भी बात कहेगी, ध्यान बस ये रखना है कि जनता के बीच परसेप्शन खराब ना जाए, अन्यथा उसका विरोध ही करना है। और इस लिहाज से आपने देखा कि अपोजिशन के चाहे जिन नेताओं ने भी हाउस में बोला महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, ये बात इस लिहाज से कहा कि जनता में खराब ना जाए, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु लगाकर कोई न कोई ऐसी बात कही जिसका तथ्य से कोई मतलब नहीं था। सरकार की तरफ से बार बार कोशिश की गई समझाने की, लेकिन समझने की बात तब होती अगर नासमझी होती। अगर समझ थी और तब पॉलिटिकली ये विरोध करना था अपोजिशन के द्वारा, तो वहां पर सरकार के सामने बहुत सीमित विकल्प है। बहुत सीमित क्या, एक तरह से आप कहेंगे कोई विकल्प नहीं था, और जिसका नतीजा अब ये रहा कि आप नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 के बाद अब तक देखें तो बहुत बड़े बिल के लिहाज से ये पहला ऐसा बिल आया जिसमें वोटिंग के दरमियान ये इतना बड़ा बिल गिरा। अन्यथा आमतौर पर होता था कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो कई बार सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता था, कई बार सरकार कुछ संशोधन करके लेके आती थी, एक बार ज्वाइंट बैठक भी बुला ली गई जब जीएसटी को लेकर बात हुई थी। तो ये सारी चीजें की सरकार ने, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे अपोजिशन ने एकदम से जो स्टैंड तय कर रखा था, सरकार की बार बार कोशिशों के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं आया, और जिसका नतीजा ये रहा कि जो 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास होना था वो नहीं हो पाया। सौरभ, अब इसको आगे जनता के बीच किस रूप में ले जाने की तैयारी है बीजेपी की? उसमें सौरभ, अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी से बमुश्किल 5 मिनट पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के फ्लोर लीडर्स बैठे हुए थे। और उसमें यह तय किया गया कि इस मुद्दे को लेकर पहले तो देश भर में लेकर जाना है, और वहां पर अलग अलग संगोष्ठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन के मार्फत ये बताना है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाह रही थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाए और विधानमंडल में भी दे दिया जाए 33% रिजर्वेशन, लेकिन उस काम को अपोजिशन ने नहीं करने दिया। दूसरी चीज सौरभ आप देखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो टीएमसी का रवैया बंगाल में जो रहा, उसको बंगाल के चुनाव में उसकी धमक सुनाई देगी। पीएम मोदी उस मुद्दे को उठाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह उस मुद्दे को उठाएंगे, और बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी ये कहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के हक में एक जो फैसला हो रहा था उसमें रोड़ा डाल दिया। तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ यही बात कही जाएगी कि जब बार बार रिप्रेजेंटेशन को लेके सरकार की तरफ से एक गारंटी दी जा रही थी, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन का हक मारने के क्या झूठा एक भ्रम फैलाकर महिलाओं के हक को रोक दिया गया, इस बात को भी उठाया जाएगा। तो ओवरऑल पार्लियामेंट में डिफीट हो गया, लेकिन अब एक दूसरी लड़ाई सौरभ आपको सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा सड़क पर नजर आएगी, जिसे अपोजिशन को काउंटर करना होगा। सौरभ, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र बता रहे थे कि सरकार ने काफी प्रयास किया, ऑपोजिशन के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन आपने देखा नतीजा वही जो फाइनली आपको नंबर्स में दिखाई दे रहा है।